हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। 9 फरवरी को जो भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आज की इस वीडियो में अच्छी खासी स्कोरिंग आपकी होनी चाहिए। 60 एमसीक्यू देखने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस लूसेंट से रहेंगे और साथ ही साथ 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 50 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर के मैंने क्वेश्चंस को तैयार किया है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि ये क्वेश्चंस नहीं दिया गया, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सूफी आंदोलनों के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था। तो बताइए कि सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद जो है वो किसे कहा जाता था। तो मुरीद हम उन्हें कहते थे जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें कहते थे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक्स को पढ़ करके आए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि क्या कहते थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये कि ऐसा माना जाता है कि भारत में कौन सी सिलसिले का काफ़ी गहरा प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि भारत में कौन सी सिलसिले का काफ़ी गहरा प्रभाव था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों यानी चिश्ती और सुहरावर्दी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कादरी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। कल का हिस्ट्री का टॉपिक आपको पता है क्या था, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो उसी से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए और कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखिए, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि अगर हम बात करें कि भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, तो ये पॉइंट भी सही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुरीद का अर्थ क्या है। बताइए कि मुरीद का अर्थ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि मुरीद का जो अर्थ होता था शिष्य से संबंधित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हीं को कहते थे मुरीद, यानी कि शिष्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बाबा फरीद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल साबिर। और बाबा जो फरीद थे वो बख्तियार काकी के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पे। तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा, निम्नलिखित में से इनके शिष्य नहीं थे। यानी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, बख्तियार काकी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बख्तियार काकी। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग कितना का अंतर है। तो अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट, और अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच। और इन दोनों के अगर हम लगभग अंतर देखें तो 20 किलोमीटर का अंतर आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अग्नेय चट्टान होगा, ठीक है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस को टाइप करने में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा, अवसादी चट्टान। जबकि यहाँ पे ग्रेनाइट, साइनाइड, बेसाल्ट ये सभी के सभी अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम यहाँ पे एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह चट्टानें परतदार होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो कह सकते हैं एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ता है, एक शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और पोपा की बात करें तो ये म्यांमार में। ये सभी के सभी शांत ज्वालामुखी है, जबकि कोलिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है और ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है कराची अधिवेशन 1931। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन 1931 जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया। अकाल संहिता कब प्रसारित किया बताइए। तो सही आंसर हमारा हो जाता है 1883। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको पता है कि ये पुस्तक किसकी थी, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये मिलता है किस प्रकार के चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कोयला। ठीक है, कोयला को टिक करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमें पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ करके आना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे एक टॉप वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आज का टॉपिक मिल जाएगा 10 फरवरी को, यानी कल जो टेस्ट होने वाला उसका टॉपिक आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अच्छे से तीनों को पढ़ करके बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देख भी लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, जो कि बिल्कुल सही है। और ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 2 3 कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए नीचे कमेंट करके बताएगा कि इक्वाडोर की राजधानी क्या होती है। बहुत बार पूछा जाता है इक्वाडोर की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी सिलसिला मूल्यतः संबंधित है। सूफी सिलसिला मूल्यतः संबंधित है किस संप्रदाय से। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, इस्लाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा सही आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। और 1340 ईस्वी में इनके द्वारा शुरू किया गया था दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय को। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट हो ही जा रहा है। और इन्होंने दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो यहाँ पे सही होगा। तो चलिए हम एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर ध्यान केंद्रित किया था। बिल्कुल सही है, भगवान के रूप में राम पर केंद्रित किया था। श्री रामानुचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्होंने प्रमुख वैष्णव संत के रूप में जाना जाता है। तो प्रमुख वैष्णव संत के रूप में इन्हें जाना जाता है, रामानुचार्य को। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्मशास्त्र के स्कूल औचित्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी।
अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की गई थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की? विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा तुलसीदास। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तुलसीदास। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि तुलसीदास किसके दरबार में रहते थे? बताइए। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल हो जाता है 19। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है कौन सा अधिकार? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम के प्रतिषेध से संबंधित कानूनों के बारे में कही गई है। और वहीं पे अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालक के नियोजन उन्हें खतरे वाले कार्यों में लगाने से रोकने से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी होता है 24। अगला क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको वही आर्टिकल पढ़ने हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो धन विद्या की परिभाषा दी गई है किस आर्टिकल में? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विद्या के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 123। ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। और अगर अधिवेशन पूछ ले कि भारत को राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई थी? तो 213 में दी गई है। और अधिनियम की बात करें तो 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 124। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? तो बताइए कि चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है कौन सा आर्टिकल? तो चौथी अनुसूची में क्या है कि अलग अलग जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। ये राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत की जाती है। ठीक है, और 352 में ये बात कही गई है कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध के आधार पर, तीनों के तहत राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है आपातकाल की। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सुबह मैंने साइंस का वीडियो अपलोड किया था जो कि साइंस का सुपर डोज करके, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 उसका ज़रूर देखिए, पार्ट 2 था आज। चलिए, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की नग्न ब्रिज यानी कि जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर हम बात करें कि नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो मरुदभिदी यानी कि ज़ेरोफाइटिक होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें जो परांगण होता है, परांगण की क्रिया वायु के द्वारा होता है, ये पॉइंट भी सही है। तो दोनों का दोनों कथन सही, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं? जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि साइकस, जिंगोबाइलोवा और मेटासिकोया। ठीक है, ये सभी के सभी जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रित संयोजन उत्तरदायी होता है? पुरुषत्व के लिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है?
जनसंख्या जो लिंगानुपात कह सकते हैं। तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 943, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और यही 2001 की जनगणना के अनुसार जो था 933 था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, संथाल। ठीक है, संथाल, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्याज और लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल के नाम है? प्याज और लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल के नाम है? तो सही आंसर हो जाता है लिलिएसी। ठीक है, प्याज और लहसुन जो है लिलिएसी कुल के पौधों के नाम है। और मैंने पौधों के कुल से संबंधित अलग से एक वीडियो बना रखा है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मैंने कल ही वीडियो का लिंक दिया था, अगर जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको याद कराया भी था। तो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो क्या होगा सही आंसर? तो ध्यान रखिएगा, आलू और मिर्च ये इसके अंतर्गत आते हैं, बैंगन भी इसी के अंतर्गत आता है, टमाटर भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन कपास इसके अंतर्गत नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा, तो बताइए कि कपास किसके अंतर्गत आता है? देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करके आया, तो बताइएगा कि कपास जो वो किस कुल के अंतर्गत आता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सुरसागर, साहित्य रत्न और स्वरावली में संकलित किया गया था? अक्सर आपको सुरसागर पूछ जाते हैं कि सुरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, वीवीआई याद रखिएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाता है आर्टिकल 143, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बनता है कि नींबू किस कुल के अंतर्गत आता है? बताइए कि नींबू जो है वो किस कुल के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो कि रूटेसी और जो मैंने आपको ऊपर बताया था सोलेनेसी, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नींबू हो गया रूटेसी कुल के अंतर्गत, संतरा, मौसमी, ये सभी के सभी रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 अलग अलग सरकार ने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी? वह पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट वन की जानकी रमन समिति का गठन की उद्देश्य से किया गया था? जानकी रमन समिति का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों की सौदों की जांच हेतु किया गया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास। और ये क्वेश्चंस इतना बार रिपीट हुआ है कि आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस भक्ति संत को श्री गौरंग के नाम से जाना जाता था, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? तो गौरंग प्रभु कह सकते हैं, किसे कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु को, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, सही नहीं है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 89 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति के संबंध में बात कही गई है, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये पॉइंट गलत हो जाता है।
क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 51 में बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत होता है। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस आर्टिकल में है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर लूसेंट हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि DRDO द्वारा हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब हाल ही में दिया गया किसे? हेमंत कुमार पांडे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हेमंत कुमार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सुधीवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म स्वतंत्र यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य ने हाल ही में मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश। हम यहाँ पे छोटा सा नोट पढ़ सकते हैं कि यह अध्यादेश उन विवाहों को खारिज करता है जो धर्मांतरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस नए विधेयक के तहत जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करने पर 1 से 5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये की जुर्माना लगेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इसी तरह का अध्यादेश पारित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़ करके कौन सा कथन सही है बताना है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क देहरादून शहर में स्थापित किया गया। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है क्योंकि देहरादून में नहीं, उत्तराखंड के नैनीताल में इसको स्थापित किया गया, नैनीताल शहर में। सेकेंड पॉइंट कि ये 4 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 से अधिक प्रजातियाँ, ये पॉइंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है। तो हम यहाँ पे छोटा सा नोट भी पढ़ सकते हैं कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क नैनीताल में स्थापित किया गया और यह उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया। बाकी चीज़ों को ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख सका था कि इस पार्क का उद्देश्य इन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में PD बघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो बताइए कितने वर्षों के लिए? सही आंसर हो जाता है 3 वर्षों के लिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछा भी गया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इससे के रिगार्डिंग पूछूंगा, बताइएगा कि ट्राई की स्थापना दूरसंचार जो कंपनी है ट्राई, इसकी स्थापना कब हुई थी? नीचे आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया? सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया और वो एकमात्र जो कि महिला मुख्यमंत्री थी और ये असम की थी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की द प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? द प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? द प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हो जाते हैं करेक्ट आंसर बराक ओबामा। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 48वां रैंक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क अपना कंप्लीट करके आए होंगे और आपने अच्छे से स्कोरिंग किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और आपकी कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देख लीजिएगा, कल का होमवर्क आपका यही रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।